चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर थोड़ी देर में पेश होगा वक्फ बोर्ड में। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड बिल और लोकसभा में पेश किया जाएगा बिल। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू रखेंगे प्रस्ताव। वक्फ संपत्ति विधेयक 2014 का प्रस्ताव रखेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में सदन में पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधित बिल और लोकसभा में पेश किया जाएगा ये बिल। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू रखेंगे प्रस्ताव। वक्फ संपत्ति विधेयक 2014 का प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि जो वक्फ बोर्ड का बिल है और उसमें कई तरह के संशोधन लेकर अब केंद्र सरकार आ रही है। शुभम हमारे साथ में जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ में। शुभम, थोड़ी ही देर में वक्फ बोर्ड बिल पेश हो जाएगा सदन में। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए वक्फ बोर्ड हमेशा से विवादित रहा है। कई तरह की कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के साथ में कई तरह के ऐसे विवाद रहे हैं और जो जमीनी विवाद हैं वो कई बार सामने आए हैं। लेकिन ऐसे में इस बिल को लेकर बड़ा विवाद बना हुआ है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जमीन छीनने की साजिश है। संशोधन की बात करें तो 40 संशोधन किए जा रहे हैं। संशोधन को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास में? जी बिल्कुल, देखिए कि बहुत बड़ा और गंभीर बिल बताया जा रहा है। वक्फ के जो बिल लाया जा रहा है इसको आज पेश किया जाएगा और इस पर अलग अलग राय निकल करके सामने आ रही है। लेकिन इससे जो लोगों की प्रमुख राय जानने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास जी। इनसे समझेंगे कि आखिर जो वक्फ को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और अब ये कानून लाया जा रहा है, संशोधन की बात कही जा रही है। आप तो इन सबके बीच में रहते हैं, तमाम चीजों को समझते भी हैं। क्या लगता है आपको कि इन कानूनों की क्या जरूरत है या जरूरत पड़ सकती है? क्या कुछ चीजें होनी चाहिए? क्या कहना है आपको? देखिए, अव्वल तो अभी 12 बजे बिल पेश होने जा रहा है और जिस वक्त पटल पे बिल पेश होगा उसके बाद देखा जाएगा उसके अंदर कौन कौन चीज की जरूरत है, कौन सी चीज गैर जरूरी है। जहां तक मैं समझता हूं कि वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत धांधलियां हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत गड़बड़ियां हैं। वक्फ नंबर डिलीट किए जाते हैं, उसको केसेस होते हैं कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर वक्फ का तरफ से वकील जो है वो नहीं खड़ा होता है और कहता है कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो उसके बाद में फेवर में जो भूमाफिया हैं उनके फेवर में पक्ष फैसला हो जाता है और नंबर डिलीट होके जमीनें सब उनके कब्जे में चली जाती हैं। अगर इस तरीके से बिल आ रहा है कि वक्फ की जमीनों को बचाया जाए और वक्फ की जमीनों को भूमाफियाओं से छुटाया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे यहाँ देख लीजिए उत्तर प्रदेश में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में एक परिवार का वर्चस्व है पूरे वक्फ बोर्ड के ऊपर। मौलाना कल्बे जवाद है लखनऊ में एक, उनके परिवार का वर्चस्व है और पूरी तरीके से उन्होंने जब से वक्फ बोर्ड उनके हाथ में आया है और कई दशकों से वक्फ बोर्ड उनके हाथ में है तो उन्होंने पूरे शिया वक्फ बोर्ड को, उत्तर प्रदेश की शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और उन्होंने वक्फ की ज़मीनों को बेचा है। उन्होंने वक्फ की ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं। उन्होंने अपने लोगों से वक्फ के नंबरों को डिलीट कराया है। अगर से इस तरीके का बिल आता है कि जिससे वक्फ की बका हो सके तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। माफियाओं का जिक्र भी आपने किया। राजधानी लखनऊ में भी एक मामला सामने आया जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम पे मतलब एग्रीमेंट हो जाता है, फिर उसके नाम से अलग अलग जो वक्फ की जमीनें उनको बेचने का काम शुरू होता है। क्या ये बहुत बड़ा नेक्सस है जो पूरा जुड़ करके वक्फ के साथ माफियाओं के साठगांठ ये पूरा चलता आता है? देखिए, ये पूरा एक नेटवर्क है और ये पूरा नेटवर्क जिसके अंदर वक्फ बोर्ड भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर माफिया भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर और बहुत सी पार्टीज इन्वॉल्व है, क्योंकि जमीनों की कीमत आसमान छू रही है। लिहाजा सबसे आसान जमीन वक्फ की है। थोड़ा सा उसके अंदर मेहनत करना पड़ती है, थोड़ा सा उसके अंदर लोगों को खरीदना पड़ता है और खरीद के अपने फैसले जो है वो अपने पक्ष में करवा लिए जाते हैं। प्रमुख तौर पर ऐसे माफियाओं का ही जिक्र हो रहा है। तो प्रयागराज में जब हमने पूरी कवरेज चल रही थी, अतीक अहमद को लेकर के सुनवाई चल रही थी, तो बहुत बड़ी संख्या में माफिया अतीक अहमद के द्वारा वक्फ की जमीनों पर कब्जे किए गए थे। ऐसे ही लगभग मुख्तार अंसारी का भी मामला निकल करके सामने आया था। बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर प्रदेश भर में वक्फ की जमीनों पर रहता है। कुछ मजबूरी रहती है क्या वक्फ बोर्ड की, या फिर ये पूरी तरीके से जुड़ करके ये पूरा काम ही करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुख्तार अंसारी या अतीक ही नहीं बल्कि इस वक्त जो सरकारी इमारतें हैं बड़ी बड़ी, ये सब वक्फ की जमीन पे हैं। आपका जवाहर भवन वक्फ की जमीन पर है, शक्ति भवन वक्फ की जमीन पर है, 50 इमारतें वक्फ की जमीन पर है। मैं एक इमारत का कहां तक नाम बताऊं।
और अगर से वक्फ बोर्ड को इसका मुआवजा मिले या इसका किराया मिले तो आज वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे फाकों से मर रहे हैं। वो मजबूर है रिश्वत लेने के लिए। वो रिश्वत नहीं लेंगे तो उनका घर नहीं चलेगा, वो करप्शन नहीं करेंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। तो लिहाजा उनको पेट पालने के लिए करप्शन करना पड़ रहा है, उनको पेट पालने के लिए रिश्वत लेना पड़ रही है। लिहाजा अगर सरकार बिल इस तरीके का लेके आती है जिसके अंदर वक्फ की बका हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं उसकी स्वागत सबसे पहले मैं करूंगा। क्या एक जो प्रमुख चीज जो आप चाहते हो कि इस बिल में होनी चाहिए या उम्मीद हो आपको इस बिल से? देखिए, इस बिल से मुझे ये उम्मीद मैं लगाए बैठा हूं कि इससे वक्फ की बका होना चाहिए और जो वक्फ बोर्ड के ऊपर लोग काबिज हैं पूरी तरीके से उनको हटाना चाहिए और एक एक आईएएस, सीनियर आईएएस हर एक वक्फ में इन्वॉल्व हो, जो पूरी तरीके से देखे और जो रेवेन्यू जानता हो पूरा, वो आईएएस हो जो रेवेन्यू के मामला जानता हो और वाकिफ की मंशा जो वक्फ किया है, जिसने मैंने वक्फ किया तो मेरी मंशा क्या थी, एक तो रेवेन्यू, दूसरे वाकिफ की मंशा, ये दोनों चीजें देखे तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ में निखिल जुड़े हुए हैं लखनऊ से, श्याम तिवारी हमारे साथ में कानपुर से जुड़े हुए हैं। निखिल, पहले आपका रुख करूंगी। वक्फ बोर्ड को लेकर कई तरह की बातें सामने आती हैं, कई तरह के सवाल हैं और शायद इसीलिए संशोधन भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब वक्फ बोर्ड से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिस तरह के आरोप लगते हैं, जिस तरह का विवाद होता है, जो वक्फ की जमीन होती है हम उसी पर ही अपनी तरफ से दावा पेश करते हैं। हम किसी की जमीन नहीं लेते, किसी की निजी जमीन नहीं लेते, लेकिन फिर भी कई तरह के आरोप, कई तरह के विवाद बने रहते हैं। आप वक्फ बोर्ड के कार्यालय में थोड़ा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, आखिर में पूरा माजरा है क्या? देखिए, वक्फ बोर्ड कार्यालय में हूं और मैं ऐसी मुलाकात आपकी कराने जा रहा हूं जिनको वक्फ की बहुत जानकारी है और खुद अपने मामले को लेकर लंबे समय से आप दौड़ रहे हैं। कहां के रहने वाले हैं और आप कितने साल से वक्फ पे चक्कर काट रहे हैं? ये मेरा नाम मुरसलीन अहमद है और मैं जिला संभल के महला कोट गरबे का रहने वाला हूँ। और मेरा प्रकरण ये है कि 19/9/13 को जो मौजूदा चेयरमैन है जफर अहमद फारूकी, उन्होंने ये लिखा था कि ये गलती से दर्ज हो गया। आपकी जमीन थी? मेरी जमीन है। ये खसरा नंबर 283 गलती से दर्ज हो गया, ऑर्डर में लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर 15/12/14 को विपक्षी एक दरखास्त देता और उससे पैसे का समझौता हो जाता और हमारी प्रॉपर्टी को दोबारा वक्फ के अभिलेखों में दर्ज कर ली जाती। जमीन को जिसको कहा गया था गलती से दर्ज हो गया, अब आप आइए प्रमाणित करिए। सुनिए, उसके बाद में यहाँ से मैंने 14/6/16 को अपनी लिखित बहस वक्फ नंबर 895 जनपद मुरादाबाद की पत्रावली में दाखिल करी। उस पर चेयरमैन के दस्तखत हैं 14/6/16 पे और 20/6/16 को इनको जानकारी हुई उसकी। उसके बाद में ये 23/8/16 का जो ऑर्डर पास करते हैं तो मेरे किसी अभिलेख का या लिखित बहस का कोई उल्लेख नहीं करते, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देते हैं। मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, हाई कोर्ट ने कहा कि पेटिशनर का जो 14/6/16 का रिप्रेजेंटेशन है उसको डिसाइड करिए। ये उसको भी डिसाइड नहीं करते, हाई कोर्ट की बात नहीं? हाँ, नहीं मानते हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर मैंने 3/10/16 को भेजा था, 7/10/16 को इनको प्राप्त है, 7/10/16 को, और इन्होंने सेक्शन 70 में ऑर्डर पास कर दिया। फिर हम ट्रिब्यूनल गए तो हमने इनकी शिकायत करी तो इन्होंने मुझे वक्फ बोर्ड में जान से मारने की धमकी दी। आपको किसने दी धमकी? अरे यहाँ चेयरमैन की तरफ से आई थी। उसके बाद में मैंने पुलिस कमिश्नर लखनऊ को एक शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा और प्रमुख सचिव को भेजा। सुनिए, आपको सुरक्षा के लिए आपको सुनिए, उसमें पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने ये जांच करी और जांच में लिखा कि मुरसलीन अहमद का क्रमांक नंबर 26 पर नाम दर्ज है। तो पुलिस की देखिए कारीगरी, घटना को तो मान रही है और घटना को स्वीकार नहीं कर रही। कह रहे हैं कि 26 नंबर पे आपका नाम दर्ज है जो काटा गया है। उसके बाद में यहाँ पर थाना गौतमपल्ली लखनऊ के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने ये लिखा कि साहब। चलिए ठीक है निखिल, लौटेंगे आपके पास में। श्याम भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम, देखिए, हम जगह जगह हमारे तमाम संवाददाता इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से लोग वक्फ बोर्ड से परेशान रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि कानपुर में वक्फ बोर्ड को लेकर क्या राय है लोगों की?
देखिए, कानपुर में वक्फ की बहुत ज्यादा जमीनें हैं और तमाम जगहों पर तमाम कारोबार भी संचालित हो रहे हैं, तमाम लोग रह रहे हैं, तमाम शैक्षिक संस्थाएं भी चल रही हैं। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो हलीम मुस्लिम डिग्री कॉलेज है। ये भी वक्फ की संपत्ति है और यहाँ पर डिग्री कॉलेज के अलावा इंटर कॉलेज और एक इंग्लिश विद्यालय भी चलता है। तमाम लोग कानपुर के हमारे साथ उनसे बात करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि वो वक्फ के बारे में क्या समझते हैं और यहाँ की जो संपत्तियां उनका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। भाई साहब, ये बताइए, कानपुर में जो संपत्तियां हैं वक्फ की, उनमें किस तरीके का काम हो रहा है? क्या कोई अवैध कब्जेदार है या इनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? मेरा नाम अतीक है और जो कानपुर में या उत्तर प्रदेश में या भारत में जो भी वक्फ के जो मसले हैं और जो सरकार इस एक्ट को लाई है, पहली बात तो सरकार ये एक्ट ही गलत लाई है और ये एक्ट हमारा कोर्ट जो बैठा है काहे के लिए बैठा है। ये संशोधन में जो ये कहा गया कि कोर्ट को कोई पावर ही नहीं है, करते थे उन्हीं लोगों को वो दे ही देते थे और पूरा सरकार कांग्रेस की उनको संरक्षण देती थी जहां जहां राज्यों में इनकी सरकारें होती थी। तो उससे कोई फायदा हमारे मुस्लिम समाज को नहीं होता था और जो भी संपत्ति ये लोग चाहते थे अपने कब्जा करना होती थी उसको वक्फ में ले आते थे और वक्फ में लाकर कब्जा कर लेते थे और उसके बाद मनमाने तरीके से वक्फ बोर्ड से खुद ले लिया करते थे। तो इसलिए ये जो मनमाने ढंग से चले वक्फ बोर्ड और उनको मनमानी शक्तियां प्रदान की थी कांग्रेस ने, ये एक तुष्टीकरण का परिचय है उनका। क्योंकि जिस तरह से वो विशेष समुदाय या किसी एक धर्म विशेष के लिए काम करने के लिए जानी जाती है कांग्रेस, अगर उनको मौका मिलता तो वो यहां तक की शक्तियां देने को तैयार थे कि अगर कल को वक्फ बोर्ड ये दावा करता कि ये संसद सदन मेरा है तो हो सकता है कि संसद सदन भी कांग्रेस उनको दे देती कि ठीक है आप कह रहे हैं तो ये आपका है। तो इतनी शक्तियां उन्होंने दे दी थी। इतनी शक्तियां तो दुनिया के किसी देश में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, ओमान में नहीं है। इतनी शक्तियां नहीं है कि वक्फ बोर्डों को, और हमारे देश के अंदर किसी भी संस्था को वक्फ बोर्ड से ज्यादा शक्तियां नहीं प्रदान की हैं हमारे किसी भी संविधान में हमारे। तो इसलिए ये जरूरत थी, पूरे देश की मांग थी कि यहां पर अमेंडमेंट आए वक्फ एक्ट में, क्योंकि जो लोग परेशान हैं। अब आप देखिए, एक सीधी सी बात है कि साउथ में तमिलनाडु में एक गांव है जो हिंदुओं का गांव है, वहां पर कोई मुसलमान नहीं रहता है, तमाम मंदिर हैं, वो वक्फ दर्ज कर दी गई, वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दी गई। ऐसे ही और जो लोग विरोध कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यही लोग कुंडली मार कर बैठे हैं वक्फ की संपत्तियों पर या आम लोगों की संपत्तियों पर वक्फ के नाम पर। तो इसलिए परेशानी उनको है। हम तो वक्फ के उत्थान की भी बात कर रहे हैं। ठीक है श्याम, आप कुछ बात कर रहे थे, लोगों से बात कीजिएगा और उनकी राय जानिएगा वक्फ बोर्ड को लेकर। बिल्कुल, एक बार फिर से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये बताइए, क्यों लगता है आपको कि केंद्र सरकार जो वक्फ के लिए नियम लेकर के आई, संशोधन अधिनियम ला रही, तो क्या लगता है क्यों गलत लग रहा है आपको? ये सरकार मुस्लिम मुखालिफ सरकार है। इसको जब कोई चीजें नहीं इसको समझ में आती हैं तो ये मुसलमानों के सारे मुद्दों को फिर से नए सिरे से जो कानून थे उसको फिर से लेके आ जाती है। अभी हाल में देखा होगा आपने कि वक्फ एक्ट जो संशोधन बिल है, हम जिस भारत में रहते हैं ये हमारा आजाद भारत मुल्क है, यहाँ पर कोर्ट और फैसला करता है कि कोई सरकार फैसला नहीं करती है। अगर कोई वक्फ का मामला जाता है तो वो कोर्ट इसको डिसीजन करेगी क्या सही है क्या गलत है। सरकार की मन से ही गलत है। और मैं आपको बताऊं, अभी आपने हाल में देखा, चाहे मदरसा बोर्ड का मामला हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा मामला हो, चाहे कोई भी इश्यूज हो, ये जितने भी मामला है ये सब मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। अगर बीजेपी सिर्फ मुसलमानों का नाम लेना बंद कर दे तो बीजेपी की क्या है पोजीशन वो सबके सामने आ जाएगी। ये सब आप देख लेंगे। तो बीजेपी के पास कोई मुद्दे तो है नहीं, विकास का तो कोई मुद्दा। लोग मुझसे बात करते हैं, सब क्या लगता है कि ये केवल हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से आपने कहा उस तरीके की राजनीति है? वाकई में वक्फ बोर्ड में संशोधन के बाद कुछ स्थितियां बदलते हुए देखते हैं। अगर कानपुर की बात की जाए तो किस तरीके के हालात हैं? आप हलीम कॉलेज की बात करिए, यहाँ पर भी बताया जाता है तमाम लोगों ने कब्जा कर रखा है, गलत तरीके से संचालन कर रहे हैं इसका। ये मुझे गम न था गमे आशिकी से पहले, दुश्मनी तेरी पहले परिवर्तन हुई है तो भारत के मुसलमानों ने एक उम्मीद जगाई शायद इस सरकार में हमारे लिए कोई परिवर्तन आए। अगर वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड पहले से था, अब हमें लगता है जो 40 संशोधन किए जा रहे हैं, जो बिल लाए जा रहे हैं। ठीक है श्याम, लौटेंगे आपके पास में। हिमांशु भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। हिमांशु, गाजियाबाद के लोगों की क्या राय है? संशोधित बिल वक्फ बोर्ड का पेश होने जा रहा है संसद में, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपसे ही जान लेते हैं, जो संशोधित बिल लाया जा रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसको लेकर क्या लग रहा है कि सही है गलत है? वो सही नहीं है, क्योंकि जो बिल जो लाने की कोशिश की जा रही है ये संविधान विरोधी है। और 2013 में जो संविधान इसमें वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ है उसका भी विरोधी है। और 1937 में जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना था ये उसका भी विरोधी है।
इसीलिए किसी भी तरीके से ये हमें स्वीकार नहीं है। स्वीकार क्यों नहीं है? इसमें दिक्कत क्या आई है? क्योंकि भाई वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं उन पे कब्जे होते हैं, उनको बेच दिया जाता है, गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी जाती है। तमाम ऐसे मामला गाजियाबाद में आ चुके हैं जिसमें FIR रजिस्टर्ड हुई है। अगर उन पर अंकुश लगेगा तो ये तो फायदे की बात है ना। नहीं, अब तक कितने आपने वक्फ जायदादों को खाली कराया, कब्जा मुक्त कराया, ये बताइए ना। ये एक्ट लाए बगैर कब्जा मुक्त नहीं कराया जा सकता है। आप इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या महसूस कर रहे हैं? तकरीबन 40 संशोधन इसमें हैं, तो इन संशोधनों की जरूरत क्या पड़ रही है आपको कि आपको ये सब करना पड़ रहा है? आपके पास पावर है, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके भूमाफियाओं से उस जमीन को कब्जा मुक्त कराइए। तो इसमें कौन आपको रोक रहा है? आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते क्या? ये बिल नहीं आना चाहिए, आप ही कह रहे हैं? नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वक्फ? मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो हमारे भाई साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। वक्फ का जो बिल आ रहा है, संशोधित बिल, उसके खिलाफ हैं। जो पूर्व पार्षद सैफी साहब हैं वो हमारे साथ हैं, क्योंकि ज्यादा जानकारी है इनको वक्फ के मामले में। और गाजियाबाद को लेकर अगर बात करें तो वक्फ की तमाम जगह गाजियाबाद में है, जो आपको पता भी है, जिनको घेर लिया गया है या फिर उनको बेच दिया गया है गलत तरीके से, और गलत तरीके से वहां पर आज भूमाफिया बैठे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन गए हैं। अगर उनको रोकना है और ये संशोधित बिल लाया जा रहा है तो गलत क्या है इसमें? सर, पुराना जो कानून है पर्याप्त है। उसमें जो वक्फ बोर्ड के मुतबल्ली बनाए जाते हैं उनकी भूमाफिया सांठगांठ रहती है, इसलिए मुतबल्ली जो बनाया जाए वहाँ पैसे लेके ना बनाया जाए। उसमें जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी लखनऊ में बैठे हुए हैं या सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं, उन अधिकारियों को बदला जाना चाहिए। तो संशोधन हो रहा है, यही तो संशोधन हो रहा है। संशोधन ये नहीं हो रहा, ये कानून को जो है इसमें महिलाओं को लाने की बात कर रहे हैं। जब इस्लाम धर्म मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में महिलाओं को घुसने की इजाजत नहीं देता तो ये कानून से कैसे खिलवाड़ है? इस्लामी कानून से खिलवाड़ है। कहा जा रहा है ना कि महिला पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर रखेंगे, तो मुस्लिम महिलाओं को पीछे क्यों रखा जा रहा है? उनको आगे लाया जा रहा है, उनको भी उनकी पावर बताई जा रही है। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार मुसलमानों की इतनी ठेसी है तो इस पे काम करे। ये सिर्फ सनातन धर्म के लोगों को गुमराह कर रही है। आज बेरोजगारी से ध्यान हटाए, चाहे वो इस देश का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो बेरोजगार हो चुका है, काम धंधे से परेशान है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, दवाइयों को इनके पास पैसे नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की राजनीति हो रही है और ये आवश्यकता ही नहीं है। ये तो आवश्यकता है। अभी पीछे नवी मार्केट में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके मार्केट बनाने का प्रयास किया जा रहा था भूमाफियाओं के द्वारा। बड़े बड़े दबंग लोग थे, मैं खुद 4 लोगों को लेके गया और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से मिला, उन्होंने रुकवा दिया, उन भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। बाद में ये हुआ जो वक्फ बोर्ड की अधिकारी थी उनका भूमाफियाओं ने ट्रांसफर करा दिया, लेकिन वो मार्केट बन नहीं पाई। आप सुन सकते हैं किस तरह से यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। जो ठीक है मांजू, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। निखिल और श्याम, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकें।